नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम कोरोना की ही करेंगे। यूपी में कोरोना बेकाबू हो रहा है। तेजी से फैल रहे संक्रमण ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब एक दिन में 1685 नए मरीज मिले, जिसके बाद आंकड़ा 41,383 हो गया और इनमें 14,628 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी कि एक्टिव केसेस जो हैं वो 14,628 है। तो वहीं 25,743 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 1,012 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा बेकाबू हालात कहीं हैं तो वो राजधानी लखनऊ में है, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ नए मरीज मिल रहे हैं। सबसे चिंताजनक हालत, सबसे चिंताजनक स्थिति अगर कहीं पर है तो वो है राजधानी लखनऊ। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा। शैलेश, कितने बुरे होते जा रहे हैं हालात? आप दर्शकों को बताएं और समझाएं कि इन हालातों के पीछे के कारण क्या है। राजीव, देखिए, अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार तेजी से केस बढ़ रहे हैं। एक एक दिन में 1500 केस, 1700 केस इस तरह से सामने आ रहे हैं। लगातार टेस्टिंग बढ़ रही है, ये ठीक है, लेकिन जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं वो अब चिंता का विषय बने हुए हैं। कुल मौतें 1000 से ज़्यादा पहुंच चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। 40,000 से ज़्यादा वो संख्या है जो अब तक टोटल एक्टिव केस पूरे प्रदेश में चिन्हित हुए और टोटल केस हम बताएं। और इसके अलावा 15,000 तक अब एक्टिव केस की संख्या पहुंचने वाली है। और अगर माने तो हालात ये हैं कि अस्पतालों में अब दिक्कत आने लगी है। बेड को लेकर व्यवस्था की जा रही है दूसरी जगह पर, लेकिन वो नाकाफ़ी कही जा सकती है फिलहाल जो हालात हैं। और जो वर्तमान हालात, हम कल के दिन की अगर बात करें तो जिस तरह से केसेस सामने आए हैं, लोक भवन जो सबसे ज़्यादा हाई सिक्योर कहा जा सकता है, वहाँ पर 2 कर्मचारी निकले हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे। लखनऊ में आईएएस अफसर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, आईएएस अधिकारियों की 18 थे, उनमें से एक महिला आईएएस अधिकारी 2019 बैच की जो बाहर से आई है, उनमें भी कोरोना की ये शैलेश, जो जानकारियां आप दे रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है कि अब कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि बेड्स की संख्या को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब सबसे जरूरी है, आप टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, केसेस उतनी संख्या में बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स की कमी। तो ऐसे में क्या, दिल्ली में हमने देखा कि केंद्र की मदद से कैसे अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए गए, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। क्या यूपी में और खासतौर पर लखनऊ में जहां बेड की संख्या कम हो रही है, इस पर विचार किया जा रहा है कि टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए जाए जहां पर कोविड से जुड़े हुए सारे इक्विपमेंट्स हो और सारी व्यवस्थाएं हो? राजीव, देखिए, इसके लिए लखनऊ में भी प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। लखनऊ का जो हज हाउस है वहाँ पर 1000 बेड की व्यवस्था के लिए कहा जा चुका है। बेड लगने शुरू भी हो चुके हैं। इसके अलावा 5 होटल जो है उनको भी अधिग्रहित कर लिया जिला प्रशासन ने, कि जिनमें जैसे जो एसिम्प्टोमेटिक केस है या बहुत हल्के लक्षण हैं, वो लोग उन होटल्स में अपने खर्च पर रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं तो बनाई जा रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है, बेड लग जाएंगे, गद्दे लग जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके लिए समस्या है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए तत्काल उतनी व्यवस्था हो पाना मुश्किल है। आपको बताएं, सूत्रों की माने तो कल भी ऐसे केसेस सामने आए जब जो मरीज थे उनको रेफर किया गया पीजीआई या केजीएमयू के लिए, क्योंकि उनको पहले वो लोग L1 के जिन हॉस्पिटल्स में थे उससे बेहतर इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन जब ये लोग पीजीआई बात की गई तो पता चला बेड फुल है। केजीएमयू भेजा गया, जब तक वहाँ मरीज पहुँचते तब तक जो 1-2 बेड खाली थे उन पर दूसरे मरीज आ गए, यानी उन मरीजों को वहाँ पर नहीं मिला एडमिशन, वापस उनको उन्हीं अस्पतालों में भेजा गया। 4 ऐसे मरीज थे, 2 मरीजों को एक प्राइवेट में भेजा गया, 2 मरीजों को वापस जहाँ थे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये हालात बन चुके हैं कि अब जिस तरह के उनको बेड की जरूरत है, जिन फैसिलिटीज के साथ, वो मिलने में समस्या आ रही है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो स्थिति है, जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं एक्टिव, अगर लखनऊ की बात करें तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस यहाँ पर है। नोएडा, गाजियाबाद इन सबको पीछे छोड़ चुका है और जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो अब कोरोना की भी राजधानी बिल्कुल शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे। मैं अगली खबर पर आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन जो बातें आपने बताई उससे लग रहा है कि स्थिति अब चिंताजनक स्थिति की ओर आगे बढ़ती चली जा रही है। सरकार को जल्द से जल्द इसमें और तेजी से काम करना होगा। जो अस्पताल कोविड स्पेशल बनाए गए हैं वहां पर व्यवस्थाएं और दुरुस्त करने की जरूरत है। सीबीएसई और सीआईएससी के बाद यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, और यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस घटा दिया है। एक बहुत बड़ी खबर है और अब 3 पार्ट में 70% सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो सीबीएसई और आईसीएसई जो बोर्ड है, उस बोर्ड का ये निर्णय है। और उसके बाद अब यूपी बोर्ड ने भी कुछ इसी तरह का निर्णय लिया है। 30% तक सिलेबस घटाया जाएगा, यानी कि सिलेबस घटने का सीधा सीधा मतलब यह है कि छात्रों पर जो बोझ है वो कम पड़ेगा।
अब 3 पार्ट्स में ये पढ़ाया जाएगा। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। शैलेश, यूपी बोर्ड ने जो निर्णय लिया है वो आप दर्शकों को समझाएं विस्तार से। राजीव, देखिए इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र, एक बड़ी संख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों की है, उनके पास स्मार्टफोन या इस तरह की सुविधा नहीं उपलब्ध है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। तो इन समस्याओं को देखते हुए, और दूसरा, क्लासेस अभी शुरू होने में भी वक्त लगेगा, जुलाई तय है कि बंद रहेंगी। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अपने सिलेबस को कम किया है, क्योंकि सत्र पहले से ही डिले चल रहा है। इस समय रिजल्ट 2 महीने की देरी से आया है पिछले सत्र का, तो इसको देखते हुए 30% सिलेबस कम किया है। हालांकि अगर आज से 1-1.5 महीना पहले हम जाकर देखें तो जब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा था कि सिलेबस कम करना उचित नहीं होगा। लेकिन अब जो हालात पनपे, उन्हें देखते हुए आखिरकार उनको भी ये मानना पड़ा और ये फैसला लेना पड़ा सरकार को कि उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड, वहाँ पर भी सिलेबस को कम किया जाए, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है। 1,10,00,000 करीब छात्र छात्राएं हैं जो कक्षा 9 से 12 के बीच में पढ़ते हैं, और इनके लिए ये काफ़ी राहत है। अब इसके 3 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा वो जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, मतलब कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं उनके ऊपर वीडियोज अपलोड करेंगे टीचर्स बनाकर। दूसरी चीज़ होगी जो स्वयं प्रभा चैनल है, डीडी है, इनके ऊपर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही एक चैनल पर इन लोगों ने स्लॉट लिया था माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, तो उस पर इन क्लासेस को ऑनलाइन चलाया जाएगा, इनके वीडियोज़ रिकॉर्ड करके। एक पार्ट ये होगा। दूसरा पार्ट होगा जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उनको बताया जाएगा कि आपको ये चैप्टर हैं, ये आपको सेल्फ स्टडी करने हैं उसके आधार पर। और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा प्रोजेक्ट, यानी असाइनमेंट बेस्ड। और अभी अगर हम देखें, कुछ से पहले उच्च शिक्षा में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कर दिया गया था कि स्टूडेंट्स को जो नंबर मिलेंगे वो मिड सेमेस्टर और जो उनके प्रोजेक्ट असाइनमेंट है उनके आधार पर मिलेंगे। यहाँ पर भी प्रोजेक्ट का पार्ट पहले से था, लेकिन अब जाहिर है उस पर फोकस और बढ़ जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान ना हो, क्योंकि कब से क्लासेस शुरू होंगी कोई नहीं जानता है इन कोरोना के हालात में। ऐसे में वो रास्ते, वो विकल्प तलाशे जा रहे हैं जिससे छात्र छात्राएं सीखते भी रहे इस कोरोना काल में, उनका पढ़ाई का नुकसान भी ना हो। बहरहाल ये देखना होगा कि 30% में क्या क्या चीजें घटाई जाती हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो करोड़ों स्टूडेंट्स को इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि बोझ थोड़ा सा कम उनके ऊपर होगा। खबरों में आगे बढ़ रहे, कानपुर के बिकरू कांड की वारदात का एक नया वीडियो सामने आया है। विकास और उसके गुर्गों की दहशतगर्दी का एक वीडियो आया है सामने। ये बहुत बड़ी खबर आपको बिकरू कांड से जुड़ी हुई दे रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है और वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में क्या दिख रहा है वो आपको बता दें। शहीद थानाध्यक्ष महेश यादव दिख रहे हैं वीडियो में। घायल होने पर गांव वालों ने उन्हें चारपाई पर लेटाया था। एक वीडियो इसका सामने आया है। बिकरू कांड से जुड़े हुए बहुत सारे ऑडियो सामने आए हैं जो कि आरोपियों की पत्नी के हैं। अब इस बीच में एक वीडियो आया है और वीडियो में शहीद जवान दिख रहे हैं। शहीद जवान महेश यादव दिख रहे हैं जो कि घायल अवस्था में है, घायल हैं और चारपाई पर उनको गांव वालों ने लेटाया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें आप देखिए तस्वीरें धुंधली करके दिखा रहे हैं क्योंकि वो लहूलुहान स्थिति में, इतनी बुरी स्थिति में है कि हम दिखा नहीं सकते। अब फिर उसके बाद शहीद हो गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रभात, ये वीडियो बिकरू कांड का ही बताया जा रहा है, लेकिन कब का है? क्या उसी रात का ये वीडियो है? और गांव वालों ने चारपाई पर लेटाया, तो क्या बिकरू गांव के लोगों ने ही उनको चारपाई पर लेटाया जब वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आए हैं, ये 2 और 3 की रात को जो मुठभेड़ हुई है बिकरू गांव में, उसके बाद का वीडियो है जब 8 पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उसी के बाद का वीडियो है कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो जमीन में पड़े हुए हैं। वो तस्वीरें जो हैदर विदारक तस्वीरें हैं जो बिना ब्लर किए हुए दिखाई नहीं जा सकती, वो तस्वीरें मौजूद हैं कि किस तरह से एक दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें सामने आई। वहीं एक जो महेश यादव जो शहीद हुए थे, वो उनको जब गोली लगती है तो जब उनके साथी और पहुंचते हैं तो उनको वहीं पड़ी एक चारपाई पर लिटा देते हैं। हालांकि गांव वाले जो हैं वो किसी तरह की कोई मदद नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी जो साथ में मौजूद थे, जो उनके साथी थे, वही पूरी जो मदद की जाती है। और जो ये प्रभात, आप बड़ी बात करें, चूंकि हमने पहले ये कहा था कि गांव वालों ने मदद की, तो मैं ये बता देना चाहता हूं दर्शकों कि गांव वालों ने बताया जा रहा है कोई मदद नहीं की है। गांव वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की, यानी कि प्रभात, जितना बेरहम ये विकास दुबे था, उसके गुर्गे थे, और जितनी बेरहमी और जितनी क्रूरता बर्बरता उन्होंने की, उतने ही क्रूर
वहां के लोग भी हैं कि उनका दिल नहीं पसीजा कि गंभीर रूप से जख्मी है एक पुलिस वाला, उसकी कुछ मदद की जाए? जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए जिस तरह से क्रूरता की सारी हदें पार हुई हैं, जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि क्रूरता और जो गुस्सा है वो किस कदर रहा होगा, क्योंकि अगर बात ग्रामीणों की जाए तो विकास दुबे की डर की वजह से और विकास दुबे का खौफ इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कोई रात में जब पुलिसकर्मी अपने जान बचाने के लिए इधर उधर गेट खटखटा रहे थे तब भी किसी ने गेट नहीं खोला। और यही वजह है कि गोली लगने के बाद कोई भी ग्रामीण बाहर नहीं आया, कोई भी एक शख्स बाहर नहीं आया जो किसी पुलिसकर्मी की मदद कर सकता या उसको इलाज के लिए कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाता, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि विकास दुबे का सामना कर सके। लिहाजा कई 8 जवान जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो शहीद पुलिसकर्मी के दूसरे सहयोगियों ने ही उनको चारपाई पर लिटाया और उसके बाद वो शहीद हो गए। अलीगढ़ में एएमयू की एक छात्रा के ट्वीट के बाद से मजहबी रंग चढ़ गया और छात्रा के खिलाफ पूरा एक समुदाय सक्रिय हो गया। दरअसल एएमयू में पढ़ने वाले बुलंदशहर की एक छात्रा ने हॉस्टल में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट पर टिप्पणी की थी जिसमें कपड़े पहनने को लेकर सवाल किए गए थे, जिस पर उसके खिलाफ कमेंट्स की बौछार हो गए। कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स जो सभ्य समाज में जिनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। एक शख्स ने छात्रा को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी तक दे डाली। मामले में पुलिस से शिकायत हो गई थी, तो अब राजनीति भी मामले में शुरू हो गई है। कल ये एक स्टूडेंट है एएमयू की, इन्होंने रिटन में थाना सिविल लाइन पर कंप्लेंट दी है, जिसके आधार पर धारा 504, 506 और 6788 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसने एक छात्र है रहबर दानिश, जो एएमयू का स्टूडेंट है, उसने इसको सोशल साइट पर यूनिवर्सिटी खुलने पर पीतल का हिजाब पहनने की धमकी दी है और इन्होंने ये भी अंकित किया कि यह छात्र मेरा उत्पीड़न कर रहा है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। हमारे ऊपर सोशल मीडिया पे भी कमेंट भी किया है इसको लेकर कि हम आपको हिजाब पहनाएंगे और पीतल का या लोहे का हिजाब पहनाएंगे, इस टाइप की बातें उसने ये कंप्लेंट में अपने डाला है। इसके बाद में अभी हमने लड़की के बारे में डिटेल निकलवा लिया है। लड़की बिहार की स्टूडेंट और नरोरा की रहने वाली है। और इसी साथ में शाम को हमारे पास एक मेल लड़के का भी आया, रहबर का आया है। उसने कुछ अपना इसमें एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश किया है और कुछ अपने साथ में उसने अटैचमेंट भी लगाए, सोशल मीडिया का अटैचमेंट भी लगाए, अपने साथ अपने डिफेंस पे ही लगाया उसने। दोनों चीज़ों को हमने ले लिया है और हमने एक कमेटी बना दिया है जिसमें डॉक्टर अनवर साहब हैं और एक शिवा मंजूर हमारी असिस्टेंट डॉक्टर हैं। इन दोनों को हमें, चूँकि इसमें एक लड़का भी है और लड़की भी है, तो इसलिए हमने एक अपना असिस्टेंट डॉक्टर मेल और एक फीमेल दोनों को रखा है। बता, अरे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी सोच को अपने तक सीमित रखें। इस तरीके की हरकतें करके भावनाओं को, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं। इस तरीके से यहाँ का वातावरण को सुरक्षित रहने दें, यहाँ के वातावरण को बनाए रखें और यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने में इस तरीके का माहौल पैदा ना करें। जब पाकिस्तानी सोच है, खाएंगे अन्य यहाँ का, पानी पिएंगे यहाँ का, सोच रखेंगे वहाँ की, पाकिस्तान की। वहाँ चला जाए, वहाँ जा करके वो चाहे लोहे का पहना है, चाहे पीतल का पहना है, चाहे सोने का पहना है, जो भी पहनाना है वो पहना है वहाँ हिजाब जा करके। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर बिटियाओं का इस तरीके से उत्पीड़न और शोषण होगा तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो रहबर दानिश, ये है धमकाने वाले आरोपी का नाम। तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारत कोई अरब देश नहीं है, ये मध्यकालीन बर्बर युग भी नहीं है कि जहां पर आप लोहे का हिजाब पहनाने की बात कर रहे हो। इस खबर पर नितिन, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। नितिन, पूरा का पूरा मैटर समझाए, वो किस तरह का पोस्ट था जो युवती ने किया था और उस पर इस तरह की टिप्पणियां की गई कि तुम्हें पीतल का या लोहे का हिजाब पहनाया जाएगा। आखिर ऐसी क्या टिप्पणी कर दी कि इसको बड़ी चुप गई? देखिए राजीव, जो छात्रा है वो बीआर की स्टूडेंट है और एएमयू में वो पढ़ रही है और एएमयू के बीआर की स्टूडेंट है। बुलंदशहर के नरोरा की रहने वाली छात्रा है।
दरअसल उसने सोशल मीडिया पर एक स्टेटस डाला था जिसमें कहा है कि मुझको कुछ लोग हिजाब पहनने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबकि ये पूरा देश पूरी तरह से कहा जाए डेमोक्रेटिक है, उन्मुक्त स्वच्छंद विचारों का देश है और कोई भी ऐसी बंदिश मुझ पर थोपी ना जाए। और इसके बाद उस पर सोशल मीडिया पर ही लगातार कई सारे एएमयू के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हार्डलाइनर हैं, जो कट्टरपंथी कहीं ना कहीं मानसिकता से ग्रस्त हैं, और उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपत्तिजनक जो कमेंट किया है वो किया है रहबर दानिश। वो उसी की जो छात्रा है, उसी का बैचमेट है, बीआर के का ही वो स्टूडेंट है, और उसने ट्वीट किया, उसने कहा है कि आपको कॉलेज खोलने दीजिए, आपको पीतल का हिजाब पहना जाएगा। कहीं ना कहीं ये बैचमेट ही बता रहे हैं। नितिन बताइए, आप कार्रवाई क्या हुई है, क्या उसको गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया अब तक रहबर दानिश को? देखिए, इस मामले में छात्रा की शिकायत पर जो सीओ सिविल लाइंस हैं अनिल समानिया, उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। मुकदमा दर्ज हो गया है और 506, 507 और आईपीसी सेक्शन 66 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में एएमयू की जो प्रॉक्टर हैं उन्होंने भी अपने स्तर पर एक कमेटी गठित कर दी है, क्योंकि उस छात्रा ने सारी शिकायत बाई मेल भेजी है। और ऐसे में अब इस मामले में ये देखना है कि एएमयू की तरफ से बिल्कुल देखना होगा कार्रवाई कब होती है। नितिन, आपका इस तमाम कार्रवाई की जाती है। रहबर दानिश, आप युवा है, आपको ये समझना चाहिए कि ये उम्र आपकी पढ़ाई की है। एक शेर है वसीम बरेलवी का कि नहीं उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। इस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए और कट्टरपंथ की ओर बढ़ने से बेहतर है कि देश के विकास में और विज्ञान की तरफ आप बढ़ें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और सोसाइटी के लिए और लड़कियों के लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में लापता हुए 4 यात्रियों को खोज निकाला गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। हमने आपको जानकारी दी थी पहले कि लापता हो गए और उनको ढूंढने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है और अब 4 यात्रियों से संपर्क कर लिया गया है। 4 यात्रियों से संपर्क प्रशासन ने कर लिया है। जल्द ही 4 का रेस्क्यू किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यात्रियों की जानकारी दी है और त्रियुगी नारायण इस ट्रैक से 4 यात्री लापता हुए थे, ट्रैक करने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद से संपर्क इनसे टूट गया था। ड्रोन हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी, लेकिन कोई संपर्क इनसे हो नहीं पाया था। लेकिन सुबह ये एक अच्छी खबर मिली है कि 4 यात्री जो लापता हो गए थे, अब वो किन परिस्थितियों में लापता हो गए थे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि वो हो सकता है कि ट्रैक से किसी दूसरी ओर निकल गए हैं, मार्ग भटक गए हैं और मिल नहीं पाए थे। तो ऐसे में ये अच्छी खबर कि 4 का पता लग गया है और 4 से संपर्क भी हो गया है, यानी कि वो सुरक्षित हैं। इस बात से ये प्रतीत होता है कि उनसे संपर्क कर लिया गया 4 से। अब जल्द ही उनको रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां पर है और ड्रोन से उनकी लोकेशन और उनसे मोबाइल पर बात भी हो गई। तो ऐसे में एग्जैक्ट लोकेशन के साथ उनको रेस्क्यू प्रशासन कह रहा है कि जल्द कर लिया जाएगा। अगली खबर आगरा से है, जहां पर एक कार बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। दरअसल दिल्ली कानपुर हाईवे पर इस कार में अचानक आग लग गई। हालांकि कार सवार ने कूदकर अपनी जान को बचा लिया। बताया जा रहा है कि मथुरा से आगरा की तरफ आते वक्त में यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने, गाड़ी में आग लग गई और राहत की बात है कि आग लगने से नुकसान नहीं हुआ। मुश्किल से कार सवार ने जान बचा ली, लेकिन जान बच गई। कार भले ही जल गई, लेकिन उसकी जिंदगी बच गई है। और कारण क्या रहे ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक गाड़ी में आग लगी हो। तो गंगा सवेरा में खबरों का सिलसिला आगे